गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीटेक फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी, और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है एंजाइम, है ना। तो इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैटालिसिस। एक कैटालिसिस, तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए पहले इसको हम पूरी तरह से समझते हैं कि कैटालिसिस होती क्या है। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हर टाइम चलती रहती है ना। 24 घंटे बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जिसमें जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसके अलावा स्वेट ग्लैंड है, उनके जो पसीना निकालने की जो है ग्रंथियां हैं, ये सारी लगातार 24 घंटे काम करती रहती हैं। इन सबको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ये हमारे शरीर की अपोक्षय क्रियाएं होती है, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। अब ऐसी क्रियाओं को करवाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं। ये रिएक्शन दो तरह की होती है, या तो ये रिएक्शन होती है जिनमें कोई नया यौगिक बनता है, मतलब दो यौगिक या तो जुड़ते हैं या फिर टूटकर नया यौगिक बनता है। हर बार कुछ ना कुछ यौगिक तो बनता ही बनता जरूर है, रिजल्ट तो निकलता ही निकलता है। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है ना। तो ये रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर होता है। इसी तरह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जो हमारा कार्बनिक यौगिक जो हम फूड के दौरान, मतलब खाना खाने के दौरान अंदर लेते हैं, उनसे रिएक्शन करके कुछ सिंपल कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज जैसे। वो हमारे अंदर शरीर के अंदर क्या करते हैं, हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होती हैं। अब ये रिएक्शन अगर हम लैब में करवाएं तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम ये पाचन है, एक इन्वायरमेंट दें उसको, जैसे हमारे पेट के अंदर का जैसा इन्वायरमेंट है वैसा इन्वायरमेंट दे, तो जो हम खाना खाते हैं वो लैब के अंदर भी लगभग 24 घंटे के अंदर पच जाता है जनरली। लेकिन हमारे शरीर के अंदर तो वो सिर्फ 4 घंटे में ही पच जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन रिएक्शंस को बहुत तेजी से करवाती हैं, है ना। एक दूसरा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। हम सांस लेते हैं तो हम लगभग ये मान लो कि 10, 15, 20 सेकंड में एक बार सांस ले लेते हैं और उतनी टाइम में छोड़ देते हैं। तो इसी टाइम में हमारे शरीर के अंदर, सारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है, फिर वहां से निकल कर भी आ जाती है। मतलब मान लीजिए 30 सेकंड हम टाइम मान लेते हैं। 30 सेकंड के अंदर 15 सेकंड जाने के, 15 सेकंड आने के, बीच में रिएक्शन होने के लिए टाइम कहाँ मिला, मतलब बहुत कम टाइम मिलता है। उतने कम टाइम में क्या होता है, ब्लड के अंदर से जितने भी कार्बनिक जो कार्बन था, फ्री कार्बन था, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बाहर निकल गया। मतलब जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया थी वो बहुत तेजी से हो गई। वो कितनी जल्दी कैसे हो गई, अगर हम उसको लैब में करवा के देखते हैं तो जब हम किसी चीज को जलाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है, तो उसको जलने में काफी टाइम लगता है। काफी टाइम बाद में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे शरीर के अंदर कुछ रिएक्शन इतनी फास्ट हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। तो ये कैसे हो रही है ना। तो देखो, इन रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए कोई ना कोई तत्व या यौगिक तो रिस्पॉन्सिबल हो गई होगा। तो ऐसे तत्व जो किसी रिएक्शन की, किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, दोनों तरह से बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कैटालिस्ट। हिंदी में बोले तो उसको उत्प्रेरक बोलते हैं हम, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की स्पीड को ज्यादातर बढ़ाने का काम करते हैं। तो बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये रिएक्शन को खत्म करने के बाद में ये खुद से बच जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने काम तो शुरू कर दिया लेकिन खुद को भी नुकसान नहीं होने दिया। तो ये रिएक्शन कैसे करवाते हैं, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो यहाँ पर आप कैटालिस्ट समझ गए होंगे, उत्प्रेरक समझ गए होंगे क्या होते हैं। ये किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने वाले कारक होते हैं, उनको कैटालिस्ट बोलते हैं। और ये जो हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अगर वो रिएक्शन हो रही है ना, और उनमें जो कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं, तो उन कैटालिस्ट को बोलते हैं हम एंजाइम। समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं जो हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको, उनकी स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं।
ठीक है, अब देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में आप डीप से समझे। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ए नंबर ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस कंटिन्यूअसली, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। These are also called metabolic activities and they involve a number of activities that include breakdown and formation of numerous chemical bonds। तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, बहुत सारे टूटते हैं रिएक्शन के दौरान। This requires high amount of energy levels for transformation and bond arrangement। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए यहाँ पर जो बॉन्ड अरेंजमेंट के लिए और एक तत्व को दूसरे तत्व में ट्रांसफर होने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बिसाइड दिस, इसके अलावा ऑल सच रिएक्शंस वुड रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन लाइक, तो सभी जो रिएक्शन होती है उनको कुछ स्पेशल कंडीशन चाहिए होती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एक्सेट्रा, फॉर कंप्लीशन एंड मे लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इसके लिए एक लंबा टाइम भी चाहिए होता है, इन रिएक्शन को पूरा करवाने के लिए एक लंबा टाइम भी चाहिए होता है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया था, है ना। कैटालिसिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन एट माइल्ड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो यहाँ पर उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनकी जो भौतिक स्थिति होती है उनको परिवर्तित कर देते हैं और कैसा बना देते हैं, हाई स्पीड में काम करने लायक बना देते हैं। It can be defined as the acceleration of a chemical reaction by a substance that itself remains unchanged। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं और खुद अनचेंज, मतलब जैसे थे शुरू में वैसे वैसे बच जाते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे दैट इज इट अंडरगोज नो परमानेंट केमिकल चेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इनके अंदर कोई भी परमानेंट चेंज नहीं होता जब ये रिएक्शन खत्म हो जाती है तब भी। द कंपाउंड दैट फैसिलिटेट्स कैटालिसिस इज कॉल्ड ए कैटलिस्ट। तो ये जो कंपाउंड होता है, ये जो कंपाउंड होता है रिएक्शन को बढ़ाने वाला जो कंपाउंड होता है जो खुद से बच जाता है, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। एंड द कैटलिस्ट दैट पार्टिसिपेट इन बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एंजाइम। और जो कैटलिस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस के में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं एंजाइम। तो मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैटालिस्ट इन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कैटालिसिस इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एट माइल्ड कंडीशंस ऑफ पीएच, टेम्परेचर एक्सेट्रा एंड एक्सेलरेट द रेट सच दैट दे कंप्लीट एट ए मच फास्टर रेट, मतलब स्पीड भी बढ़ाते हैं। Thus, it helps in maintaining the pace of a reaction, making it suitable for metabolism. For example, oxidation of fatty acids to carbon dioxide and water requires extreme pH and temperature condition in presence of corrosive compounds under laboratory conditions. But in living organism, it occurs at much milder condition for temperature and pH, even at a faster rate due to catalytic effect of enzymes। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, उत्प्रेरक होता है। तो वहाँ कोई भी रिएक्शन होने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर, ये सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये स्पेसिफिक चीज़ें रियल में पॉसिबल नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो 14 पीएच पर काम करती हो, तो हमारे शरीर के अंदर 14 पीएच कैसे पॉसिबल है। अगर मान लो कोई दूसरी रिएक्शन अगर 1 पीएच पर काम करती है तो ये भी हमारे शरीर के अंदर पॉसिबल नहीं है। हाई प्रेशर पर काम करे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, लो प्रेशर पे काम करे वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर काम करे वो भी पॉसिबल नहीं है और बिल्कुल लो टेम्परेचर पर काम करे वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी कंडीशन पाई जाती है वो माइल्ड कंडीशन होती है, मतलब सभी की एवरेज कंडीशन होती है। वहां पर रिएक्शन करवाने के लिए कुछ कैटलिस्ट की जरूरत होती है और उन कैटलिस्ट को बोला जाता है यहाँ पर एंजाइम्स। ठीक है, सिमिलरली प्रोटीन ब्रेकडाउन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स अबाउट 4 hours only under mild condition of temperature and pH, whereas in laboratory condition its complete breakdown requires about 24 hours in boiled in 20% HCl। तो यहाँ पर देखिए हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन करने के लिए सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। बाकी यही रिएक्शन अगर हम लैब के अंदर करवाते हैं तो विदाउट कैटलिस्ट
और बिल्कुल पूरी कंडीशन दे दो, इससे कैटलिस्ट मत दो, तो यहाँ पर 20% HCl के घोल में इसको डुबो कर रखा जाए और उबाले, तब भी इसको 24 घंटे लग जाते हैं इस रिएक्शन को पूरा होने में। मतलब ये 6 गुना फास्ट कर देता है स्पीड को। जो एंजाइम होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन है उसको लगभग 6 गुना भारी स्पीड से इसको कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा टॉपिक था डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डू एंजाइम्स कैटलिस्ट रिएक्शन। हाउ डू एंजाइम्स कैटलिस्ट कैटलाइज, ये कैसे उत्प्रेरित करते हैं रिएक्शंस को। एंजाइम रिएक्शंस को कैसे उत्प्रेरित करते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं हम। हाँ देखिए, हाउ डू एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शंस। तो यहां पर जो एंजाइम है वो कैसे उत्प्रेरित करते हैं अभिक्रियाओं को। तो देखिए क्या होता है, ये जो एंजाइम होते हैं ये जिस तत्व को प्रोडक्ट में बदलने जा रहे हैं उसके साथ में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, और जब उसका प्रोडक्ट बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वो जो प्रोडक्ट था, जो भी एक तरह से क्रियाकारक था, वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में वो उसको छोड़कर बिल्कुल हट जाता है ना। हाउ डू एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शंस, ये एंजाइम है ये अभिक्रियाओं को कैसे उत्प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि इनका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ E फॉर एंजाइम। ये जुड़ जाते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ में। सबस्ट्रेट मतलब वह यौगिक होता है जिसकी उत्प्रेरकशीलता को बढ़ाना है। तो ये क्या करते हैं, इस तरह की रिएक्शन करते हैं और ये जुड़कर बना लेते हैं ES, मतलब सेट दिखते तो है कि ये जुड़ गया इससे। उसके बाद में यहां पर बनता है प्रोडक्ट बन गया है ना। और प्रोडक्ट बनने के बाद में इसके साथ में ये जो एंजाइम है ये अलग हो जाता है। तो ये हो गया प्रोडक्ट, ये एंजाइम, यहां पर ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। इसका मतलब यहां पर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है या कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उसके दौरान यहाँ पर जो कैटलिस्ट होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, जो रिएक्शन का सबस्ट्रेट होता है, जो मूल यौगिक होता है, उसके साथ में जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं। वो किसी भी बॉन्ड के जरिए बन सकते हैं। जुड़ने के बाद में वो रिएक्शन को करवाते हैं बड़ी तेजी से। जब रिएक्शन हो जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फाइनल प्रोडक्ट के साथ में जुड़े रहते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट से वो टूटकर अलग हो जाते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट एक तरफ और एंजाइम्स अलग। और फिर वो एंजाइम क्या करता है, आगे की जो रिएक्शन है उनको आगे कंटिन्यू करता रहता है लगातार। ठीक है, तो ये तो हो गया मैकेनिज्म। अब इसमें कुछ बेसिक थ्योरी हैं, जैसे लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी। देखिए आप जानते हो लॉक और की थ्योरी क्या होती है। लॉक क्या होता है, ताला होता है, और की क्या होती है, उसकी चाबी होती है। तो जब हम ताले को, जैसे खुला हुआ ताला है, ये ऊपर का जो सिस्टम होता है, जैसे मैं अभी लॉक लेके आता हूँ अपने गेट के पास में से, आपको थोड़ा समझा दूंगा जिससे, है ना, समझ में आ जाएगा। जैसे अभी जस्ट ऐसे समझेंगे इसको। मान लीजिए ये मेरे पास में की है, ये है लॉक, है ना। मेरे पास में देखो रिएक्शन करवाने के लिए दो चीजें होनी जरूरी है, एक ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट। तो हमें रिएक्शन क्या करवानी है कि इनको बंद करवाना है। अभी बंद वैसे तो होगा नहीं, तो इसको बंद करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट की तरह की यूज करते हैं इसमें ना। तो क्या करते हैं, इसको इसमें डाला और यहाँ पर ये घुमा दिया, घुमा दिया, मतलब रिएक्शन हो गई, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, मतलब लॉक बंद हो गया। अब हम यहाँ पर इस कैटलिस्ट को वापस निकाल सकते हैं, है ना। अगर सेम ही प्रोडक्ट है, सेम ही लॉक है, तो इस की से दूसरा लॉक भी बंद किया जा सकता है या फिर खोला जा सकता है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में समझ सकते हैं। अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में समझना चाहूँ,
तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट है और ये हमारा सबस्ट्रेट है। इसका फाइनल हमें दो प्रोडक्ट बनाने हैं, मतलब दो भागों में तोड़ना है। तो मैंने क्या किया इसको, ये देखिए ये कैटलिस्ट यूज कर लिया, ठीक है। यूज करने के बाद में ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, एक तो ये इसकी जो मेन बॉडी और दूसरा ये वाला पार्ट। उसके बाद मैंने इसको अलग से रिमूव कर लिया। तो ये पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और अभी भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में अंतर आ गया। तो ये हमारी लॉक एंड की थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो थ्योरी है वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, देखो सारी थ्योरी एक जैसी है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि यहां पर एक फिट होती है, कुछ इस तरह से फिट होती है ना। ये है इसकी फिट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट है और यहां पर इसके साथ में बिल्कुल इसकी जैसी डिजाइन की ये है इसकी फिट। मतलब ये दोनों अलग अलग है देखा जाए तो, ये फिट ये सबस्ट्रेट, इन दोनों को हम ऐड करवा दें तो ये बनेगा क्या, एक इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा जो इन दोनों को मिलाकर बनाता। इन दोनों को हम मिक्स कर दें तो ऐसा बन जाएगा। चाहे बीच में यहां पर लकीरें कुछ ऐसी हो, ऐसी लकीरें हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबस्ट्रेट और फिट मिलाकर क्या बना, एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बनने के बाद में यहां पर क्या होता है, ये बन गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनने के बाद में यहां इससे ये जो फिट है, फिट मतलब कैटलिस्ट, ये सेपरेट हो जाता है और फिर से क्या बन जाता है, एक इस तरह का जो भी सिस्टम है। ये प्रोडक्ट है और ये इसकी फिट अलग हो जाती है। फिट मतलब इसका कैटलिस्ट अलग हो जाता है, ये किसी दूसरे रिएक्शन को चालू करवाने के लिए फिर से काम में आएगा। मतलब कैसे, ये दोनों अलग अलग थे, ये एक तरह से एंजाइम है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। ये दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद में रिएक्शन होगी और यहां पर बन जाएगा प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में से जो एंजाइम है ये फिर से बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट अपना बचा हुआ रह जाएगा। तो ये थी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। अब आगे देखते हैं वो कौन सी थ्योरी है। यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।